हेलो गाइस, करंट अफेयर्स फंडा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक शर्मा और आज के इस वीडियो सेशन में हम 4 दिसंबर तक के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स कवर करने वाले हैं। हमेशा की तरह आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, आज भी आपको काफ़ी कुछ जानने के लिए मिलेगा। सेशन की शुरुआत करने से पहले आप सभी को बताना चाहूँगा, यदि आप हमारी डेली करंट अफेयर्स पीडीएफ, वीकली पीडीएफ, मंथली पीडीएफ और हर महीने के बैंकिंग एंड इकोनॉमिक अवेयरनेस पीडीएफ चाहते हैं तो करंट अफेयर्स फंडा का वरीय मेंबरशिप प्लान आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर फर्स्ट कमेंट में मिल जाएगा। आपको बता दें, इस वन ईयर मेंबरशिप प्लान के तहत जितना भी हमारा पीडीएफ कंटेंट है वो हम आपको 1 साल तक के लिए प्रोवाइड कराते हैं, जिसे आप डाउनलोड कर सकते हैं, प्रिंट आउट भी निकलवा सकते हैं। इसके लिए चाहे तो आप करंट अफेयर्स फंड ऐप को यूज़ कर सकते हैं या फिर अपने लैपटॉप या सिस्टम की मदद से वेब लॉगिन भी कर सकते हैं। कोई भी आपका एग्जाम हो, बैंकिंग, एसएससी, रेलवे या फिर स्टेट पीसीएस, जहाँ पर भी जनरल अवेयरनेस या करंट अफेयर्स पूछे जाते हैं, केवल यही कोर्स आपके लिए इनफ रहने वाला है। इस पीडीएफ कोर्स में आपको आरबीआई सर्कुलर्स, फाइनेंशियल अवेयरनेस, डिजिटल अवेयरनेस, बैंकिंग अवेयरनेस, जनरल एंड इकोनॉमिक अवेयरनेस सब कुछ प्रोवाइड करा रहे हैं। आरबीआई सर्कुलर्स की बात करें तो आईबीपीएस पीओ मेंस एग्जामिनेशन में यहाँ से क्वेश्चंस पूछे गए थे, क्योंकि मेंस सिलेबस का ये हिस्सा था आरबीआई सर्कुलर्स। और आगे आने वाले बैंकिंग मेंस एग्जामिनेशन में भी यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाने की काफ़ी संभावनाएं हैं, तो आपको पढ़कर जाने हैं। आप आरबीआई की वेबसाइट से पढ़ सकते हैं, वहाँ पर अवेलेबल रहते हैं, पर काफ़ी लेंथी होते हैं, फाइनेंशियल इकोनॉमिक टर्म्स उनमें काफ़ी यूज़ होती है, तो आपको समझने में टाइम लग सकता है, टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है ये। तो करंट अफेयर्स फंडा ने यही काम आपका आसान बनाया है। हमने जितने भी आरबीआई सर्कुलर्स हैं पिछले 5-6 महीनों के, उन्हें काफ़ी इजी लैंग्वेज में पीडीएफ फॉर्मेट में रेडी किया है, ताकि आप आसानी से उसे समझ सकें। हर आरबीआई सर्कुलर के साथ आपको एमसीक्यूज मिल जाएंगे प्रैक्टिस करने के लिए, और जितना भी रिलेवेंट डेटा एंड फैक्ट्स हैं सब इंक्लूड किया गया है। इरेलीवेंट थिंग्स को जो है रिमूव कर दिया गया है, ताकि जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण पॉइंट्स नहीं है वो आप ना पढ़ें। बैंकिंग अवेयरनेस कंप्लीट पढ़ाई गई है, न केवल आपकी बैंकिंग मेंस एग्जामिनेशन के लिए, बल्कि अगर आप बैंकिंग इंटरव्यूज में अपेयर होते हैं, जैसे एसबीआई पीओ, आईबीपीएस पीओ, आरआरबी पीओ, इवन आरबीआई ग्रेड बी, तो इन इंटरव्यूज में जो बैंकिंग नॉलेज आपसे पूछी जाती है उसे भी आप आंसर कर पाएंगे इस कोर्स को पढ़कर। और एसएससी, रेलवे, स्टेट पीसी जैसे एग्जाम्स में जो इंडियन इकोनॉमी के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उन्हें भी आप आंसर कर पाएंगे, क्योंकि कंप्लीट इंडियन इकोनॉमी पढ़ाई गई है। और इंश्योरेंस सेक्टर संबंधित डेडिकेटेड चैप्टर दिया गया है। इंश्योरेंस के बेसिक्स आपके वहाँ से क्लियर हो जाएंगे। इंश्योरेंस की क्या हिस्ट्री रही है, कैसे एलआईसी का फॉर्मेशन हुआ, लाइफ इंश्योरेंस का फॉर्मेशन हुआ, जनरल इंश्योरेंस कब भारत में नेशनलाइजेशन हुआ, ठीक है, री इंश्योरेंस से संबंधित आप कंसेप्ट पढ़ पाएंगे, टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस पढ़ पाएंगे, प्रेजेंट सिचुएशन क्या है भारत में, ठीक है, जीटीबी में कितना योगदान है इंश्योरेंस सेक्टर का, और आईआरडीआई से संबंधित जानकारी प्राप्त कर पाएंगे। सब कुछ आपको एक ही पीडीएफ कोर्स से मिल रहा है, वो भी 1 साल की वैलिडिटी के साथ। यानी कि पूरे साल भर जितने भी आपके एग्जाम्स होंगे, जहाँ पर भी जनरल अवेयरनेस या करंट अफेयर्स पूछे जाते हैं, केवल यही कोर्स आपका इनफ रहने वाला है। फिर भी कोई डाउट आपका रहता है तो आप, ये हमारा कस्टमर केयर नंबर है 4481691188, इस पर आप कॉल कीजिए या फिर व्हाट्सएप करके भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। मिलेगा कहाँ पर ये कोर्स, लिंक दिया गया है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी और फर्स्ट कमेंट में भी। उस लिंक पर क्लिक करो, ऐप को इंस्टॉल करो, लॉगिन करने के बाद ये कोर्स आप बाय कर पाएंगे। ठीक है, करंट अफेयर्स फंडा ऐप पर मिलेगा आपको ये कोर्स। सेशन की शुरुआत क्वेश्चन ऑफ द डे से करेंगे, जिसका आंसर आपको अभी कमेंट बॉक्स में करना है। पूछ रहे हैं कि सत्यमंगलम वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ है, वेयर इज सत्यमंगलम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ऑप्शंस हैं उड़ीसा, कर्नाटक, तमिलनाडु या फिर आंध्र प्रदेश। तो जल्दी से आंसर कर दीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। और इस तरह के क्वेश्चन यदि आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो मैं टेलीग्राम पर जरूर ज्वाइन कीजिएगा। करंट अफेयर्स फंडा नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है। व्हाट न्यू नेम हैज बीन गिवन टू द प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस, पीएमओ, प्रधानमंत्री कार्यालय को क्या नया नाम दिया गया है। ऑप्शंस आपके सामने हैं, सही आंसर ऑप्शन बी है सेवा तीर्थ। तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस को नया नाम दिया है सेवा तीर्थ। साथ ही यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह ने भी बताया है कि राजभवन को लोक भवन के नाम से जाना जाएगा और राजनिवास को लोक निवास के नाम से जाना जाएगा। इससे पहले गवर्नमेंट राजपथ को भी रिनेम कर चुकी है। राजपथ राष्ट्रपति भवन से इंडिया गेट तक जाने वाला रास्ता है, कर्तव्य पथ इसे बोलते हैं। प्राइम मिनिस्टर का ऑफिशियल रेजिडेंस भी अब लोक कल्याण मार्ग कहलाता है। 2016 से ही सेंट्रल सेक्रेटेरिएट को कर्तव्य भवन के नाम से जाना जाता है। पीएमओ को हेड करते हैं प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, करंटली प्रमोद कुमार मिश्रा हैं। और ओरिजिनली पीएमओ को प्राइम मिनिस्टर सेक्रेटेरिएट के नाम से जाना जाता था 1977 तक। ठीक है, उसके बाद फिर जो मोरारजी देसाई जब पीएम बने तब पीएमओ इसका नाम हो गया। प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू रिलीज द डिजिटल वर्जन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इन 9 लैंग्वेजेस। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने
भारतीय संविधान का डिजिटल संस्करण 9 भाषाओं में जारी किया है। तो देखिए, प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ने कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का डिजिटल वर्जन रिलीज किया है 9 लैंग्वेजेस में कॉन्स्टिट्यूशन डे के दौरान नई दिल्ली में संविधान सदन में। और इस साल का जो थीम है कॉन्स्टिट्यूशन डे का वो है हमारा संविधान हमारा स्वाभिमान। अच्छा, जो 9 लैंग्वेजेस जिसमें डिजिटल वर्जन लॉन्च किया गया है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का, ये है मलयालम, मराठी, नेपाली, पंजाबी, बोडो, कश्मीरी, तेलुगु, उड़िया एंड असमीज। आपको ये नाम याद रखने होंगे क्योंकि ऑप्शंस बनते हैं कि इनमें से कौन सी लैंग्वेज नहीं है जिसमें कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का डिजिटल वर्जन रिलीज नहीं किया गया है। तो पहली बार है जब बोडो एंड कश्मीरी एडिशंस भी कॉन्स्टिट्यूशन के इंट्रोड्यूस किए गए हैं। पंजाबी एडिशन जो कॉन्स्टिट्यूशन का, इसको अपडेट किया गया है 50 साल के बाद। 2015 से ही हम संविधान दिवस या कॉन्स्टिट्यूशन डे मनाते आ रहे हैं 26 नवंबर को, क्योंकि इस दिन कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली द्वारा कॉन्स्टिट्यूशन को एडॉप्ट किया गया था 26 नवंबर 1949 को। ये हमने नवंबर के महीने में पढ़ा था, पर ये वाली न्यूज़ रह गई थी इसलिए आज कवर कर रहे हैं। विश्व शिप बिल्डिंग कंपनी बिल्ट तारागिरी शिप फॉर द इंडियन नेवी। किस जहाज निर्माण कंपनी ने भारतीय नौसेना के लिए तारागिरी जहाज का निर्माण किया है? राइट आंसर ऑप्शन सी है मजगांव डॉक शिप बिल्डिंग लिमिटेड। तारागिरी यार्ड 12653 जो कि नीलगिरी क्लास प्रोजेक्ट 17A की 4th शिप है और तीसरी शिप है जिसे मजगांव डॉक शिप बिल्डिंग लिमिटेड द्वारा बनाया गया है। ये इंडियन नेवी को हैंड ओवर कर दी गई है, डिलीवर कर दी गई है मुंबई में। इसको वारशिप डिज़ाइन ब्यूरो द्वारा डिज़ाइन किया गया है और इससे पहले भी एक INS तारागिरी थी, उसी का रिकार्नेशन है। तारागिरी 4th P-17A शिप है जो कि इंडियन नेवी को डिलीवर की गई है पिछले 11 महीनों में। और जो बाकी की रिमेनिंग 3 शिप्स हैं प्रोजेक्ट 17A के तहत, एक तो मजगांव डॉक शिप बिल्डिंग लिमिटेड ही देगा और 2 देगा गार्डन रीच शिप बिल्डर्स इंजीनियरिंग, ठीक है, GRSC कोलकाता, अगस्त 2026 तक। व्हाट इज द थीम फॉर द इंटरनेशनल डे ऑफ बैंक्स इन 2025? 2025 में अंतर्राष्ट्रीय बैंक दिवस का विषय क्या है? राइट आंसर ऑप्शन सी है बैंक्स पावरिंग अ लिवेबल प्लेनेट। तो 19 दिसंबर 2019 को यूएन जनरल असेंबली ने डिक्लेयर किया कि 4 दिसंबर को इंटरनेशनल डे ऑफ बैंक्स के तौर पर मनाया जाएगा। 2025 में इस डे का थीम है बैंक्स पावरिंग अ लिवेबल प्लेनेट। अच्छा, इंटरनेशनल डे अगेंस्ट यूनिलेटरल कोर्सिव मेजर्स, ये भी 4 दिसंबर को ही मनाया जाता है, यूनाइटेड नेशंस डे ही है ये भी। वर्ल्ड कंप्यूटर लिटरेसी डे, इसको लॉन्च किया गया था इंडियन कंप्यूटर कंपनी NIIT द्वारा जब इसकी 20th एनिवर्सरी 2001 में। तो ये 2 दिसंबर को मनाया जाता है वर्ल्ड कंप्यूटर लिटरेसी डे। 2025 में इस डे का थीम है डिजिटल स्किल्स फॉर एन इंक्लूसिव फ्यूचर। नेशनल पोल्यूशन कंट्रोल डे कमेमोरेट्स द विक्टिम्स ऑफ विच इंडस्ट्रियल डिजास्टर? राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस किस औद्योगिक आपदा के पीड़ितों की स्मृति में मनाया जाता है? ऑप्शंस आपके सामने है, सही आंसर ऑप्शन बी है भोपाल गैस ट्रेजेडी। तो नेशनल पोल्यूशन कंट्रोल डे ये 2 दिसंबर को मनाया जाता है और जो भोपाल गैस ट्रेजेडी हुई थी 1984 में, उसके जो विक्टिम्स हैं उनकी याद में मनाया जाता है, स्मरण में मनाया जाता है। 2025 में इस डे का थीम है सस्टेनेबल लिविंग फॉर अ ग्रीनर फ्यूचर। देखिए, दिसंबर 2-3 की रात की बात है 1984 में, जब मेथिल आइसोसाइनेट, याद रखिएगा एग्जाम का बहुत कॉमन क्वेश्चन है कि भोपाल गैस ट्रेजेडी किस टॉक्सिक गैस के रिलीज होने के कारण हुआ, तो मेथिल आइसोसाइनेट ऑप्शन में फिरा देते हैं, कभी कभी मेथिल आइसोसाइनाइट भी लिखा रहता है, तो आपने पढ़ा तो होता है पर आप कंफ्यूज हो जाते हैं वहां पर मेथिल आइसोसाइनाइट को देखकर। ये है मेथिल आइसोसाइनेट, ठीक है। तो ये लीक हो गई थी, यूनियन कार्बाइड की कंपनी थी भोपाल मध्य प्रदेश में, और कई लोगों को इरिटेशन होने लगी, नौसिया होने लगी, बेहोश हो गए, ब्रीथलेसनेस होने लगी, कफ होने लगा, कई हजार लोग मर गए बेचारे। और अभी भी उनमें प्रभाव देखने को मिलता है जो जनरेशन होती है। और ये नेटफ्लिक्स पर आप सीरीज जरूर देखिए अगर आपके पास सब्सक्रिप्शन है, द रेलवे मैन, ये पूरी इसी पर बेस्ड है, किस तरह से रेलवे ने सहायता करी जब ये भोपाल गैस ट्रेजेडी हुई थी, किस तरह से हेल्प पहुंचाई। अगर आप इस सीरीज को देखेंगे आप बिल्कुल रियल टाइम में कनेक्ट हो पाएंगे, ऐसा लगेगा आपको जैसे कल परसों की हम भोपाल गैस ट्रेजेडी को देख रहे हैं, ठीक है, जैसे कल परसों ये कोई इवेंट हुआ है। मतलब बहुत उम्दा बनाई है, तो मैं रिकमेंड करूँगा आप लोग देखिएगा इसको। इस तरह की जब सोशल चीज़ें देखते हैं ना, तो एक तो हमारी नॉलेज बढ़ती है, किस तरह से पिछला इवेंट हुआ था हमारे देश में, इतनी बड़ी ट्रेजेडी हुई थी, उसे समझने की इससे माइंड भी फ्रेश होता है। जरूरी नहीं है हर चीज़ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखी जाए, ठीक है। तो इससे आपका एक माइंड थोड़ा फ्रेश होगा, आपको पता चलेगा जब भी भोपाल गैस ट्रेजेडी आपके सामने कोई आएगा तो किस तरह से क्या हुआ था, बहुत अच्छे से दिखाया गया इसमें। Which sports event was awarded the Emerging Professional Sports Event of the Year at the India Sports Awards 2025? इंडिया स्पोर्ट्स अवार्ड 2025 में किस खेल आयोजन को इमर्जिंग प्रोफेशनल स्पोर्ट्स इवेंट ऑफ द ईयर से सम्मानित किया गया?
ऑप्शंस आपके सामने हैं, सही आंसर ऑप्शन डी है आर्चरी प्रीमियर लीग। आर्चरी प्रीमियर लीग इसको इमर्जिंग प्रोफेशनल स्पोर्ट्स इवेंट ऑफ द ईयर से सम्मानित किया गया है इंडिया स्पोर्ट्स अवार्ड 2025 में, जो कि फिक्की टर्फ 2015 15th ग्लोबल स्पोर्ट्स समिट के दौरान हुआ है न्यू दिल्ली में, और आर्चरी एसोसिएशन ऑफ इंडिया द्वारा इसको ऑर्गेनाइज किया गया। जो ये आर्चरी प्रीमियर लीग है, वर्ल्ड की फर्स्ट लीग है इस तरह की है। वेयर वॉज द 22nd इंटरनेशनल जूनियर साइंस ओलंपियाड हेल्ड? 22वां अंतर्राष्ट्रीय जूनियर विज्ञान ओलंपियाड कहाँ आयोजित किया गया? राइट आंसर ऑप्शन बी है सीरियस, रशिया। तो इंडियन टीम ने 2 गोल्ड और 4 सिल्वर मेडल जीते हैं 22वें इंटरनेशनल जूनियर साइंस ओलंपियाड में, जो कि सीरियस, रशिया में हुआ है। 24 कंट्रीज ने इस एडिशन में पार्टिसिपेट किया है, लगभग 140 स्टूडेंट्स अक्रॉस द वर्ल्ड में पार्टिसिपेट किए हैं। होमी भाभा सेंटर फॉर साइंस एजुकेशन, जो कि टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च के तहत आता है, ये नोडल सेंटर है हमारे देश में साइंस ओलंपियाड्स की तैयारी कराने के लिए, एज वेल एज मैथमेटिकल ओलंपियाड की तैयारी कराने के लिए। Along which coastline was exercise सागर कवच conducted by the Indian Coast Guard? भारतीय तटरक्षक बल द्वारा किस तटरेखा पर अभ्यास सागर कवच आयोजित किया गया है? ऑप्शंस आपके सामने है, सही आंसर ऑप्शन सी है महाराष्ट्र एंड गोवा। तो इंडियन कोस्ट गार्ड ने सक्सेसफुली कॉम्प्रिहेंसिव कोस्टल सिक्योरिटी एक्सरसाइज सागर कवच कंडक्ट किया है महाराष्ट्र और गोवा के तट पर। हाई इंटर एजेंसी कोऑर्डिनेशन यहाँ पर देखने के लिए मिला है। जो थ्रेट्स होते हैं, जो खतरा होता है हमारे पास, एंटी नेशनल एलिमेंट्स जो कोस्टल एसेट्स को टारगेट करते हैं, तो उससे सतर्क रहने संबंधित ये अभ्यास था। What was the name of the cyber crime crackdown conducted by Delhi Police? दिल्ली पुलिस द्वारा साइबर अपराध के खिलाफ की गई कार्रवाई का नाम क्या है? राइट आंसर ऑप्शन है ऑपरेशन साई हॉक। दिल्ली पुलिस ने लगभग 4400 सस्पेक्ट्स को डिटेन किया है, अरेस्ट भी किया है कुछ को। साइबर क्राइम पर क्रैकडाउन यहाँ पर दिल्ली पुलिस द्वारा किया गया है, ऑपरेशन साई हॉक इसका नाम दिया गया। इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर I4C, जो कि होम मिनिस्ट्री के तहत है, इसके साथ मिलकर ये ऑपरेशन इन्होंने चलाया है। जो भी साइबर फ्रॉड नेटवर्क्स हैं, ठीक है, उनको डिसमेंटल किया गया है। जो म्यूल अकाउंट है, जो कैश विड्रॉल एजेंट्स हैं, इलीगल कॉल सेंटर्स हैं, उनको बंद किया गया। विच एक्टर विल बी ऑनर्ड विद द डेजर्ट पाम अचीवमेंट अवार्ड? किस अभिनेता को डेजर्ट पाम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा? राइट आंसर ऑप्शन डी है लियोनार्डो डी कैप्रियो। जाने माने एक्टर लियोनार्डो डी कैप्रियो इन्हें डेजर्ट पाम अचीवमेंट अवार्ड सम्मानित किया जाएगा पाम स्प्रिंग फिल्म फेस्टिवल में, इनकी मूवी वन बैटल आफ्टर अनदर में इनकी परफॉर्मेंस के लिए। हाउ मेनी न्यू इनिशिएटिव्स वर प्रपोज्ड बाय पीएम मोदी एट द G20 समिट? G20 शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कितनी नई पहलों का प्रस्ताव रखा है? राइट आंसर ऑप्शन ए है 6। कुछ ऐसा होता है ना, कंप्यूटर की टैब में खुले रहते हैं कुछ करंट अफेयर्स, पर उनका नंबर ही नहीं आ पाता है ना, उससे पहले कोई और न्यूज़ दिख जाती है, तो ये इसीलिए है। G20 तो हो गई, पर ये बैक में खुला हुआ था, तो अब इसको कवर कर रहा हूँ मैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 6 नए इनिशिएटिव्स प्रपोज किए हैं G20 लीडर समिट जोहान्सबर्ग साउथ अफ्रीका में। इस तरह से पूछ सकते हैं कि हाल ही प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने 6 नए इनिशिएटिव किस समिट के दौरान प्रपोज किए हैं? तो आसियान, G20, G7, ब्रिक्स, इस तरह से पूछ सकते हैं। तो ये 6 इनिशिएटिव आपको याद रखने का: ग्लोबल ट्रेडिशनल नॉलेज रिपोजिटरी, अफ्रीका स्किल मल्टीप्लायर इनिशिएटिव, ग्लोबल हेल्थ केयर रिस्पॉन्स टीम, इनिशिएटिव ऑन काउंटरिंग द ड्रग टेरर नेक्सस, ओपन सैटेलाइट डेटा पार्टनरशिप, क्रिटिकल मिनरल्स सर्कुलेटरी इनिशिएटिव। G20 की स्थापना 1999 में हुई थी। इसका कोई भी परमानेंट सेक्रेटेरिएट नहीं है। 21 मेंबर हैं, 19 तो इंडिविजुअल कंट्रीज हैं, यूरोपियन यूनियन है और अफ्रीकन यूनियन। अफ्रीकन यूनियन परमानेंट मेंबर बना था 2023 की न्यू दिल्ली समिट में। कलेक्टिवली बात करें तो G20 मेंबर्स ग्लोबल GDP का 85% यहाँ से आता है, 75% ग्लोबल ट्रेड यहाँ से आता है, 2/3 वर्ल्ड की पॉपुलेशन यहाँ रहती है। 2025 G20 ट्रॉयका की बात करें तो 2024 में ब्राजील ने होस्ट किया, 2025 साउथ अफ्रीका ने, अगले साल 2026 में यूनाइटेड स्टेट्स इसको होस्ट करने वाला है। तो ट्रॉयका शब्द जो है G20 संबंधित है, याद रखिएगा। वेयर विल द नेशनल कोरल रीफ रिसर्च इंस्टीट्यूट बी एस्टैब्लिश्ड? राष्ट्रीय प्रवाल वित्तीय अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थापित किया जाएगा? राइट आंसर ऑप्शन डी है चिड़िया टापू इन साउथ अंडमान। सेंट्रल गवर्नमेंट जल्द ही नेशनल कोरल रीफ रिसर्च इंस्टीट्यूट सेटअप करेगा अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स में, और 120 एकड़ में रहेगा। ये नोडल एंड मॉनिटरिंग एजेंसी रहेगा ये भारत में कोरल रीफ रिसर्च के लिए। मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज द्वारा इसको सेटअप किया जाएगा चिड़िया टापू साउथ अंडमान में। वेयर डिड साइक्लोन सेनियार डेवलप? चक्रवात सेनियार कहाँ विकसित हुआ? राइट आंसर ऑप्शन डी है स्ट्रेट ऑफ मलक्का एंड एडजॉइनिंग नॉर्थ ईस्ट इंडोनेशिया। साइक्लोन सेनियार ने हाल ही में तबाही मचाई है
ये स्ट्रेट ऑफ मलक्का में आया, जो नॉर्थ ईस्ट इंडोनेशिया का एरिया है वहाँ पर आया। काफ़ी रेन्स आई यहाँ पर, फ्लडिंग की सिचुएशन हुई, लैंडस्लाइड्स आई हैं। और जो ट्रॉपिकल साइक्लोन्स के नाम होते हैं ना नॉर्थ इंडियन ओशन में जो भी आते हैं, इनको WMO एस्केप पैनल जो है ट्रॉपिकल साइक्लोन्स का, उनके द्वारा रखा जाता है। इसमें 13 मेंबर कंट्रीज हैं इंक्लूडिंग यूनाइटेड अरब अमीरात, जिसने सेन्यार नाम दिया है। तो किसने दिया सेन्यार नाम? UAE ने। सेन्यार का मतलब है लायन। स्ट्रेट ऑफ मलक्का एक नैरो स्ट्रेच है वाटर का मलय पेनिनसुला और इंडोनेशियन आइलैंड ऑफ सुमात्रा के बीच में अंडमान सी यानी कि इंडियन ओशन को साउथ चाइना सी यानी कि पैसिफिक ओशन से कनेक्ट करता है। What percentage of Atal Pension Yojana subscribers are women as on 31st अक्टूबर 2025? 31 अक्टूबर 2025 तक अटल पेंशन योजना में कितने प्रतिशत नामांकन महिलाओं का है? राइट आंसर ऑप्शन सी है 48%। इस तरह क्वेश्चंस पूछते हैं एग्जाम में। तो अटल पेंशन योजना ने हाल ही में 8.34 करोड़ एनरोलमेंट्स क्रॉस कर लिए हैं, ऐसा पार्लियामेंट में बताया गया है वित्त मंत्री द्वारा। और इनमें से 48% महिलाओं के अकाउंट हैं, टोटल सब्सक्राइबर्स हैं महिलाएं। अटल पेंशन योजना 9/5/2015 को लॉन्च की गई थी यूनिवर्सल सोशल सिक्योरिटी सिस्टम इस्टेब्लिश करने के लिए इंडियंस के लिए, खासकर जो पुअर हैं, अंडर प्रिविलेज्ड हैं, अनऑर्गेनाइज सेक्टर में हैं। 18 से 40 साल के सभी सिटीजन्स के लिए ओपन है, जिनका सेविंग अकाउंट है बैंक में और पोस्ट ऑफिस में। इनको एक पेंशन मिलती है जब 60 साल के हो जाते हैं। 2035 से शुरू हो जाएगी पेंशन। इसको डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट और बैंकिंग इंस्टीट्यूशन द्वारा इम्प्लीमेंट किया जाता है, चाहे वो पब्लिक सेक्टर बैंक हो, प्राइवेट सेक्टर बैंक हो, रीजनल रूरल बैंक्स हो, स्मॉल फाइनेंस बैंक्स हो, पेमेंट बैंक हो, कोऑपरेटिव बैंक्स हो। और ये सभी पॉइंट्स ऑफ प्रेजेंस APY के तौर पर रजिस्टर्ड हैं PFRD के साथ। Which monument in India was the most visited monument by both domestic and foreign tourists during financial year 2024-25? वित्त वर्ष 2024-25 दौरान भारत में कौन सा स्मारक घरेलू और विदेशी पर्यटकों द्वारा सबसे अधिक देखा जाने वाला स्मारक था? राइट आंसर ऑप्शन बी है ताजमहल। तो भारत में फॉरेन टूरिस्ट अराइवल्स की संख्या बढ़ी है, डोमेस्टिक टूरिस्ट विजिट्स काफ़ी हुए 2024-25 में। लगभग 56 लाख फॉरेन टूरिस्ट अराइवल्स और 303.59 करोड़ टूरिस्ट डोमेस्टिक आए हैं 2024-25 में। अच्छा, ताजमहल आगरा ये मोस्ट विजिटेड मॉन्यूमेंट है, चाहे वो डोमेस्टिक हो चाहे फिर फॉरेन टूरिस्ट द्वारा हो। सन टेम्पल जो कि उड़ीसा के कोणार्क में सेकंड स्पॉट है इस मामले में, डोमेस्टिक टूरिस्ट के मामले में। आगरा फोर्ट ये भी सेकंड नंबर पर है फॉरेन टूरिस्ट के मामले में। कुतुब मीनार जो दिल्ली में है ये तीसरे नंबर पर है। भारत में 44 यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं, आप जानते हैं। टू द पॉइंट क्वेश्चंस, उनके आंसर्स देखेंगे। द आभा ID आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट ID कंटेन्स हाउ मेनी डिजिट्स? 14। How many digits are there in the LEI legal entity identifier used for corporate transactions? 20. Who is the most expensive player in Women's Premier League 2026 after being bought for 3.20 crore rupees by UP Warriors? Dipti Sharma. The CVV card verification value on Visa and MasterCard contains how many digit number on the back of the card? 3. What was the theme of NSG Memorial and Pledge Ceremony to mark the 17th anniversary of the 26/11 Mumbai terror attacks? Answer is never ever. टू द पॉइंट क्वेश्चन देखेंगे, आंसर आपको भी करना है कमेंट बॉक्स में। व्हाट परसेंटेज ऑफ वर्ल्ड्स रेयर अर्थ एलिमेंट रिजर्व्स डज इंडिया होल्ड? बीजेपी लीडर प्रेम कुमार हैज बिकम द न्यू स्पीकर ऑफ द बिहार स्टेट असेंबली, व्हिच कॉन्स्टिट्यूएंसी डज ही रिप्रेजेंट? Panasonic Life Solutions India has named which cricketer as a new brand ambassador for its air conditioner portfolio in India? India and Israel have signed the terms of reference to initiate negotiations for a free trade agreement in which city? The center has designated the dash as the new safety regulator for about 250 facilities across all minor and major Indian seaports along the country's maritime borders. इन पांचों क्वेश्चंस के आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। यदि एक का आंसर भी आता है वो भी आप अवश्य बताइएगा। साथ ही में टेलीग्राम पर जरूर ज्वाइन करें, करंट अफेयर्स फंडा नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है। थैंक यू गाइस।